टेकफाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। पिछले वीडियो में हमने आपको डिस्क्राइब किया था 2D एरे और वहां हमने बताया था कि 2 डायमेंशनल एरे होता क्या है और कैसे हम उसमें वैल्यूज को स्टोर करते हैं। इस वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं कि कैसे वैल्यू को उसमें हम स्टोर करेंगे, साथ ही साथ कैसे हम एक्सेस करेंगे। अगर हमें 2 डायमेंशनल एरे में किसी बड़ी वैल्यू को स्टोर करना हो, फिर उसकी वैल्यू को गेट करके उस पर आगे कोई कैलकुलेशन करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल एरे का सिंटैक्स हमने बताया था। वो सपोज अगर हमने कोई एरे बनाया कुछ ऐसे, हमने लिखा इंट, एक हमने एरे बना दिया मार्क्स और यहाँ पे हमने इसकी साइज दिया 3 ऑफ 5। इसका मतलब ये होगा कि 3/5 की मैट्रिक्स बनेगी या एक ऐसा टेबल बनेगा जिसमें 3 रोज होंगे और 5 कॉलम्स होंगे। अगर मैं आपको सिंपल वेरिएबल के एग्जांपल से बताती हूँ, अगर हम एक बहुत सारे हम वेरिएबल्स बना चुके हैं। जैसा मैंने बताया था कि एरे जो होता है वो कैलकुलेशन में लॉजिक्स नहीं लगाता है। एरे जो होता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम अदर जगहों पे छोटे वेरिएबल्स को यूज करते थे, एक एक दो वेरिएबल्स को, तो यहाँ पे वही वेरिएबल्स बल्क में हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और बल्क में कैसे उसमें वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, उसकी वैल्यू को गेट करके आगे हम काम कर सकते हैं, जिससे हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होगा वो छोटा हो जाएगा और काफी इजी तरीके से हम एक्सेसिंग कर पाएंगे। सपोज कीजिए एक हमने वेरिएबल बनाया, हमने लिखा इंट ए। ठीक है, हमने लिख दिया इंट ए। इस ए, हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, हमने इस ए को बनाया तो क्यों बनाया है? क्योंकि हमारे पास कुछ इसका पर्पस होगा। हमारे पास पर्पस इसका ये होगा कि हमें इस ए वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करनी है और फिर हमें उस वैल्यू को गेट करके हमें उस पर कोई काम करना है। ठीक है, जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हमें उसके साथ हमारे पास 2 पर्पस होता है। फर्स्ट जो होता है वो ये होता है कि इसमें वैल्यू को स्टोर करना, आप ध्यान से देखिएगा। दूसरा होता है वैल्यू को गेट करना और आगे उस पर कोई टास्क परफॉर्म करना। वैल्यू स्टोर करना, वैल्यू स्टोर करने का मतलब जिसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन हम 2 तरीके से करते हैं, एक करते हैं डायरेक्ट इनपुट, एक करते हैं यूजर इनपुट। जैसे हमने डायरेक्टली लिख दिया i = 5, जैसा मैंने बताया था कि ये बहुत ज्यादा नहीं चलता है। हाँ चलता है पर बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है ये डायरेक्ट इनपुट, क्योंकि हम अगर वेरिएबल बना रहे हैं तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो हम क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं, तो हमें अपना सारा जो टास्क है, सारा जो प्रोग्राम है वो क्लाइंट के इनपुट के हिसाब से करना है। तो दूसरा तरीका होता है यूजर इनपुट, जिसके लिए हम लिखते हैं इनपुट फंक्शंस का यूज करते हैं और इनपुट फंक्शन है स्कैनफ और यहाँ पे हमने लिखा %d, m%a। इस तरीके से यूजर इनपुट कराएंगे। दोनों का मतलब सेम है। एक आपने ए बनाया तो एक ए नाम का मान लो जो बकेट बन गया। अगर आपने i = 5 लिख दो, डायरेक्टली यहाँ पे 5 आ गया। और अगर आपने i = 5 ना लिख के स्कैनफ लिखा तो फिर जो यूजर इनपुट करेगा वो आता रहेगा। इसमें गेट करने का मतलब है कि इसमें जो वैल्यू आपने स्टोर कराई उसको प्रिंट करा के देखना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे printf %d, a। ये तब की बात है जब हम छोटे वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। इस तरीके से हम वैल्यू को स्टोर करते हैं और गेट करते हैं। लेकिन अगर हम छोटे वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम एरे की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये जो सारा प्रोसेस है ये थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत बड़ी वैल्यूज की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो जब हम बड़ी वैल्यूज की बात कर रहे हैं, जब हम एरे की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती थी। तो अब सेम ऐसे जैसे हमने इंट ए लिखा हुआ है, वैसे ही हम कैसे एरे में वैल्यू को स्टोर करेंगे, कैसे हम एरे से वैल्यू को गेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक एरे बना रखा है। इस एरे की साइज क्या है? 3/5। 3/5 का मतलब ये है, आप देखिए मैं अभी आपको टेबल बना के समझाती हूँ, लेकिन हमेशा ये टेबल आपके पास बन के नहीं आएगी, आपको अपने दिमाग में ये बनाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। तो 3/5 जैसे ही हमने लिखा, हमारे पास क्या हुआ? एक टेबल बन गई। कुछ ऐसे टेबल बन गई जिसमें 3 रोज बन गए और 5 कॉलम्स बन गए। 1 2 3 4 5, इस तरीके से कुछ हमारे पास एक टेबल बन के आ गई। अब हमारे पास टोटल वेरिएबल्स कितने बने? 15। ये सारी चीजें हमने बताई थी। और जो पहला वेरिएबल होगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा मार्क्स ऑफ 0 ऑफ 0। 0 रो का मतलब पहला रो, 0 कॉलम का मतलब पहला कॉलम, इसका मतलब 0th रो का 0th कॉलम। ठीक है,
ये हो गया। इसमें हम वैल्यू को स्टोर कैसे कर सकते हैं? इसमें हम वैल्यू को स्टोर भी दो तरीके से कर सकते हैं। इस एरे में भी वैल्यू स्टोर करने के लिए सबसे फर्स्ट है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब इसमें अगर वैल्यू देना हो, इसको वैल्यू प्रोवाइड करनी हो, तो कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं? प्रोवाइड करने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका है डायरेक्ट इनपुट, सेम एरे में भी वैल्यू स्टोर कराने का एक तरीका है डायरेक्ट इनपुट, और एक तरीका है डायरेक्ट इनपुट। मान लीजिए ये हमने एक मेथड लगाया। डायरेक्ट इनपुट का मतलब कैसे हम वैल्यू देंगे? यहाँ पे तो 15 वैल्यू, तो हम बार बार ऐसे तो नहीं लिखेंगे कि हमने लिख दिया मार्क्स ऑफ 0 इक्वल्स टू 3। तो इस तरीके से तो काफी लंबा हो जाएगा, फिर एरे डिक्लेयर करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि आप लिखिए इंट, या फिर जहां पे भी आपने बनाया हुआ है ये एरे, वहां पे आप लिखिए इंट मार्क्स ऑफ 3 ऑफ 5। 3 ऑफ 5 का मतलब आपको कुल कितने वेरिएबल चाहिए? 15 वेरिएबल चाहिए। 1 2 3 4 5 ऐसे करके 15 चाहिए। इसके लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको 15 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। 15 वेरिएबल्स आपने जो भी डिक्लेयर, इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप की वैल्यू ही आपको देनी होगी, कॉमा कॉमा से सेपरेट करके। हमने यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके जो भी वैल्यूज आप यहाँ पे दे देंगे वो सारी वैल्यूज जाके स्टोर हो जाएंगी। 15 वैल्यू। अब जो सबसे पहली वैल्यू है वो कहाँ जाके स्टोर होगी? पहली जो वैल्यू है वो यहां जाके स्टोर होगी। इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है ये 0 रो का 0th कॉलम है। दूसरा आपने 20 दिया, ये कहाँ स्टोर होगा? ये पहली रो में दूसरे कॉलम में जाके स्टोर होगा। और इसका एड्रेस क्या होगा? इसका एड्रेस होगा 0 ऑफ 1। इसका एड्रेस होगा 0 ऑफ 0। इस तरीके से सारी वैल्यूज जाके स्टोर हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, आपने ये दे दिया। अगर हमें प्रिंट कराना हो, सपोज यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज स्टोर किया, हमने स्टोर किया 10, 20, 30, 23, फिर हमने स्टोर किया 10। इसके आगे भी हमने मान लीजिए बहुत सारे वेरिएबल्स लिख दिए। जैसे हम लिख के ही बता देते हैं फर्स्ट टाइम में, अदरवाइज ये कंफ्यूजन हो जाएगी इसमें थोड़ा सा। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज लिख दिया। जैसे हमने लिखा, फिर हमने यहाँ पे लिखा 10, उसके बाद हमने लिख दिया 13, उसके बाद हमने लिख दिया 23, फिर हमने लिख दिया 30, 31, 42, 40, 53, 63, 73 एंड 83। आई थिंक हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10, 20, 23, 10। उसके बाद ये जो 13 वैल्यू हमने लिखी, ये कहाँ स्टोर होगी? यहाँ स्टोर होगी। फिर 23, फिर 30, फिर 31, 42, फिर हमने लिखा 40, फिर हमने लिखा 53, 63, 73 और 83। इस तरीके से वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको गेट करना है, अगर मैं आपसे आपको एक इस तरीके से वैल्यू स्टोर की गई है किसी एरे में, और आपको डायरेक्टली बोला जाए कि सिर्फ आप सारी वैल्यूज आपको गेट नहीं करना है, आपको एक वैल्यू गेट करना है, और वो जो वैल्यू है तीसरे रो का दूसरा कॉलम। तीसरे रो का दूसरा कॉलम, तीसरे रो के दूसरे कॉलम का मतलब ये है कि आपको कौन सी वैल्यू गेट करनी है? आपको वैल्यू गेट करनी है तीसरा रो। इसका मतलब है कि आपको गेट करना है मार्क्स ऑफ, तीसरे का मतलब है 2, तीसरे रो का पहला कॉलम मान लीजिए हमें गेट करना है, तो उस टाइम पे हम लिखेंगे 2 ऑफ 0। गेट करने के लिए क्या लगाएंगे? प्रिंटफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंटफ, और ये जो मार्क्स ऑफ 2 ऑफ 0 पे स्टोर है वो भी तो एक इंटीजर ही होगा, तो उसको भी गेट करने के लिए एक % लगाएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे मार्क्स ऑफ 2 ऑफ 0। इससे आपको क्या होगा? 40 प्रिंट करके मिल जाएगा। इस तरीके से वैल्यू को हम गेट करते हैं। सपोज अगर हमें पूरी वैल्यू को गेट करना हो तो उस टाइम पे हम कैसे गेट करेंगे? उस टाइम पे हम गेट करने के लिए लिखेंगे, अगर हमें सारी वैल्यूज को गेट करना, अगर हमने 15 वैल्यूज स्टोर किया और हमें सारी वैल्यूज को गेट करना हो, जैसे हमने एक यहाँ पे बना दिया, हमने लिखा मार्क्स ऑफ 3 ऑफ 3।
हमें क्या करना है, 3 ऑफ 3 का मतलब कि कितने वेरिएबल्स स्टोर होंगे, 9 वेरिएबल्स। हमने लिखा 10, 20, 5, ओके। सो हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज को गेट अगर करना है यहाँ पे, तो आई थिंक ये 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यस 10 हो गया, हमें 9 वैल्यूज ही चाहिए। अगर हमें क्या करना हो कि ऐसे तो हमने डायरेक्ट इनपुट कर दिया, अगर हमें सारी वैल्यूज को गेट करना हो देन यहाँ पे मैं एक नोट लिखना चाहूंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, टू गेट एंड सेट values to the nested, sorry, to the two-dimensional array nested loop is very useful। अब आप देखिए हमें क्या करना, अगर सारी वैल्यू को गेट करना होगा, इसका मतलब हमें सबसे पहले प्रिंट करना होगा 0 ऑफ 0, फिर प्रिंट करना होगा 0 ऑफ 1, फिर प्रिंट करना होगा 0 ऑफ 2। तो उस टाइम पे हम नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं फॉर नेस्टेड लूप। का मतलब ये होता है कि लूप के अंदर लूप। तो यहाँ पे पहला जो लूप होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, पहला लूप स्टार्ट होगा फ्रॉम 0। इसके लिए पहला लूप हम रो के लिए चलाएंगे, तो रो जो है वो रो का टोटल साइज कितना है, 3 है। इसका मतलब 0 से लेके 2 तक। तो हमने यहां लिखा i इक्वल्स टू 0 से लेके 2 तक, और फिर हमने लिखा i प्लस प्लस। इसके अंदर हम एक और लूप चलाएंगे, और उस लूप को हम चलाएंगे किसके लिए, कॉलम्स के लिए। हर एक रो के अंदर कितना कॉलम है, तो हमने यहाँ पे लिखा, देखा 3 है। तो इसका मतलब ये वाला लूप भी, इसके लिए दूसरा वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा, i j, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। और उसके बाद इस वेरिएबल को भी हमने कहां तक चलाया, 2 तक। उसके बाद हमने लिखा j प्लस प्लस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको वैल्यू को क्या करना हो, वैल्यू को सबसे पहले हम यहाँ पे सेट तो कर चुके हैं, सारे वेरिएबल्स को वैल्यू हम दे चुके हैं। अगर हमें सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को सिर्फ एक्सेस करना हो, तो एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं प्रिंटफ का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ %d, कॉमा। अब यहाँ पे हम क्या लिखें कि उससे हमें सारी वैल्यूज एक एक करके गेट हो जाए। पहले हमें क्या चाहिए, 0 0 चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, 0 1 चाहिए, फिर क्या चाहिए, 0 2। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा i ऑफ j। कैसे होगा, कैसे ये प्रोग्राम जो है आपका रन करेगा, सबसे पहले आप देखिए ये होगा कैसे। सबसे पहले इस वाले लूप से स्टार्टिंग होगी, और इस वाले लूप में जैसे ही आएगा यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i इक्वल्स टू हो जाएगा 0। i इक्वल्स टू 0 हो गया। कंडीशन चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या होगा कि j की वैल्यू, फिर इस लूप के क्लोजिंग, और ये देखिए पूरा ये लूप की बॉडी है, इसके अंदर एक और लूप मिल गया। तो भाई ये वाला लूप भी सेम वैसा चलेगा जैसे बाकी लूप चलते हैं। तो यहाँ पे j की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 0। कंडीशन चेक किया, कंडीशन सही है, तो j की वैल्यू क्या हो गई, 0। यहाँ हमने लिखा है प्रिंटफ, मतलब वैल्यू गेट कीजिए, कौन सी, मार्क्स। इंडेक्सिंग i j की वैल्यू से मिल रहा है, तो i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0, मतलब मार्क्स ऑफ 0 ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 0 ऑफ 0 पे क्या है, 10 है। तो सबसे पहले आपका 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर अब देखिए अब फॉर लूप के पास ये क्लोजिंग नहीं जाएगी। ये वाली क्लोजिंग किसकी है, ये वाली क्लोजिंग जो है वो किसकी है, इसकी है। ये वाली क्लोजिंग इनर लूप की है। तो इस वजह से क्या होगा कि j की वैल्यू बढ़ेगी। पहले j की वैल्यू 0 थी, अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर जब नीचे आएगा, अब इसकी ये कंडीशन भी ट्रू है, तो नीचे आएगा तो एग्जीक्यूट होगा मार्क्स ऑफ i की वैल्यू अभी भी 0 है, और j की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो मतलब मार्क्स ऑफ 0 ऑफ 1, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 20। ऐसे फिर से ये ऊपर जाएगा, j की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 1 से बढ़ के j की वैल्यू हो जाएगी 2, और j की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तब भी कंडीशन ट्रू होगा। 2 होगा तो प्रिंट होगा मार्क्स ऑफ i की वैल्यू क्या है, 0, j की वैल्यू क्या है, 2, मतलब मार्क्स ऑफ 0 ऑफ 2, 0 ऑफ 2 पे कौन सी वैल्यू है, 5, प्रिंट हो जाएगा 5। अब देखिए फिर से ये ऊपर जाएगा, j की वैल्यू 2 से बढ़ के क्या हो जाएगी, 3, लेकिन कंडीशन क्या हो जाएगा, गलत। कंडीशन क्या हो जाएगा, गलत। इसका मतलब अब ये वाला लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये वाला लूप जब एग्जीक्यूट नहीं होगा, नीचे आएगा तो फिर से क्लोजिंग हुई है। ये क्लोजिंग किसकी है, आउटर लूप की। तो इसका मतलब अब ये कहां जाएगा, यहां।
फॉर लूप में जब भी क्लोजिंग होती है तो अपडेशन के पास जाता है, और अब पहले आई की वैल्यू 0 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर से कंडीशन ट्रू होगी और इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ब्लॉक जब एग्जीक्यूट करेगा तो फिर से ये वाला लूप मिल जाएगा, और जब लूप पहली बार मिलता है तो उसमें क्या होता है, इस इनिशियलाइजेशन सबसे पहले होता है, तो फिर से जे में जो 3 था वो 3 कट के फिर से क्या हो जाएगा 0, और उसके बाद फिर से ये प्रिंट होगा तो क्या हो जाएगा, मार्क्स ऑफ आई, आई की वैल्यू अभी क्या हो गई 1, जे की वैल्यू क्या हो गई 0, तो 0 1 ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू है, ये है 6, तो प्रिंट हो जाएगा 6। इस तरीके से सारी वैल्यूज आपकी प्रिंट हो जाएंगी। तो जब भी हमें वैल्यू को गेट या सेट करना होता है बाय यूजिंग जब हमें मल्टी डायमेंशनल एरे में वैल्यू को सेट या गेट करना होता है तो हम यूज करते हैं नेस्टेड फॉर लूप का। ठीक इसी तरीके से अभी तो हमने आपको बताया सेट करना, ये वैल्यू को सेट करना है। अगर वैल्यू को गेट करना है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो ये लिखा गया है, यहाँ पे जो लिखा गया है डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर दी गई है एरे के इंडेक्सिंग पे, अगर डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज ना की जाए, हम चाहते हैं यूजर इनपुट कराना स्कैनफ के थ्रू, तब भी आप ऐसे ही फॉर लूप लगा के उसके बीच में स्कैनफ लगा सकते हैं। जैसे हमने लिखा i = 0 से लेके ये चला 2 तक, और फिर हमने लिखा i++, फिर एक लूप लगाया इनर लूप जो कॉलम बताएगा, कॉलम्स कितने हैं 3 हैं, इसका मतलब कि जे भी स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा कहां तक 2 तक, और यहाँ पे हमने लिखा j++। और हमें क्या करना, वैल्यू हर इंडेक्सिंग पे स्टोर करानी है, तो स्टोर कराने के लिए लिख सकते हैं स्कैनफ, और एक वैल्यू इंटीजर टाइप की है तो इसलिए %d, m%, स्कैनफ के साथ हमेशा m% होता है, कहाँ पे स्टोर है, मार्क्स ऑफ आई ऑफ जी। इस तरीके से वैल्यू को आप सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग यूजर इनपुट। अगर डायरेक्ट सेट करना हो तो ऐसे सेट कर सकते हैं, वैल्यू को गेट करना हो तो ऐसे गेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने आपको डिस्क्राइब की। ये क्यों हमने बनाया, ये हमने बनाया डायरेक्ट इनपुट टू एरे। ये हमने क्यों बनाया, ये जो फॉर लूप ये पूरा लिखा हुआ है ये हमने बनाया है किस लिए, ये हमने बनाया टू गेट वैल्यूज ऑफ एरे। ये हमने क्यों बनाया है, यूजर इनपुट इन। इस तरीके से हमने आपको ये 3 चीजें डिस्क्राइब करके बताई। आपको और नेक्स्ट वीडियो में हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे जिससे कि पूरा ये टू डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो जब भी हमें मैट्रिक्स या टेबल के फॉर्म में किसी डेटा पे काम करना हो उस टाइम पे हम एरे का यूज करते हैं। अब आपको देखना होगा कि वो टेबल किस डायमेंशन में स्टोर है, कहीं उसमें जेड डायमेंशन में तो नहीं आ रहा है, तो आपको उस तरीके से स्टोर करना है। 2 डायमेंशनल है तो सिर्फ रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में आपका काम चल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।